स्टार्ट करें। वो सूरज स्टार्ट करवा रहा है। आप यहीं बैठेंगे। पीछे हूँ। क्या सचिन जी स्टार्ट करें? सचिन जी स्टार्ट कर लें। वेलकम बैक एवरीवन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनॉग्रल सेशन के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा दूसरा सेशन क्लाइमेट अडेप्टिव रूरल प्रोस्पेरिटी के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल हमारे साथ में है और मेंबर्स भी वेट कर रहे हैं शुरू करने का। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई ऑडियंस के लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं बताती हूँ कि हर साल अगस्त में हम लोग अगस्त क्रांति को सेलिब्रेट करते हुए इंडिया रूरल कोलोक्वे करते हैं। ये हमारा 3rd एडिशन है और इस साल हम स्टेट पे राज्य स्तरीय हम लोग डिस्कशंस को क्षेत्रीय स्तर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सारे डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, समाज, सरकार और बाज़ार तीनों एलिमेंट से जुड़े हुए हर सेक्टर के लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम और उनके साथ मिलके हम कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे। इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं सचिन साकल्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सेशन को सभी पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन भी करें। सचिन साकल्य जी हमारे साथ में एक सीनियर प्रैक्टिशनर हैं TRIF में। हैंड ओवर। थैंक यू अनु। तो जैसे अनु ने बताया, इस सेशन का नाम है क्लाइमेट रूरल प्रॉस्पेरिटी और उसके आगे एक टैग लाइन और लगी है, हाई इनकम लाइवलीहुड मॉडल्स। तो सबसे पहले तो स्वागत मैं डॉक्टर दिलीप सर का करता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि आज ताली बजा के इनका स्वागत करें। डॉक्टर दिलीप IFS हैं 1989 बैच के और इस समय एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट APCCF बोलते हैं, उस पद पे हैं। साथ में सर CEO हैं MFP पार्क, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर, जो कि विंध्या हर्बल के नाम से प्रोडक्ट बनाती है। तो सर का पुनः एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर VP सिंह वेद प्रकाश सिंह हैं। सर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट हैं और सर का एग्रो मेट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम है। सर को यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिले हुए हैं, कई किताबें और आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हुए हैं। तो सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। योगेश द्विवेदी सर हैं, ये मेरे सीनियर भी हैं, कॉलेज में हम लोग एक हॉस्टल में रहे भी हैं। और सर का खास तौर से मध्य प्रदेश में अगर कोई बोलेगा FPC तो सीधे बोलेंगे योगेश द्विवेदी से जाके मिल लो। तो सर का सर ने करीब करीब 20 साल से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सेशन की जो मॉडरेटर हैं वो डॉक्टर सुप्रभा पटनायक हैं। सुप्रभा जी AIGGPA में सीनियर एडवाइज़र हैं और मैडम ने काफ़ी समय तक या सालों तक
तरह के जो बदलाव आ गए हैं, उस बदलाव के परिप्रेक्ष्य में अब जरूरी ये हो गया है कि हम अपनी कृषि को ग्रामीण क्षेत्र में क्या ऐसे बदलाव लाएं ताकि क्लाइमेट चेंज होते होते वापस उसको लाने में तो समय लगेगा, लेकिन उसके साथ जूझते हुए और उसके साथ काम करते हुए हम जो इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे आज हम लोग विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, वो लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब मैं सेशन सुप्रभा जी को हैंड ओवर करता हूँ। अब आपको प्लीज़ इसको आके प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड इट। थैंक यू मैडम। सचिन जी बहुत अच्छे से एक प्रियम्बल दे दिए। के बारे में सुने और वो अपने जानकारी, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पैनल है और अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। तो पैनल से अनुरोध है कि वो जब मैं उनको कुछ क्वेश्चंस लूँगी, वो क्या क्या पॉलिसीज़ उनके एरिया में क्या क्या पॉलिसीज़ है, चैलेंजेस है। एज सचिन जी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड दैट हम लोग क्लाइमेट एडेप्टिव रहते हुए कैसे हाई इनकम मॉडल हम लोग आजीविका के लिए ये कर सकते हैं ताकि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं थोड़ा सा हम लोग पैनल के पास बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा ग्राउंड रूल बता दूं यहाँ पे। तो हमारे पास और एक पैनलिस्ट आने वाले हैं, एक हॉर्टिकल्चर नहीं आ रहे, हाँ। तो हमारे पास काफ़ी 15-20 मिनट, हर एक पैनल को हमने 20 मिनट की समय देते हैं ताकि वो विस्तार से बताएं। ये ही एक छोटा सा ग्राउंड रूल है ताकि अपने समय से 20 मिनट 15-20 मिनट रखें ताकि हमारे पास बहुत समय हो क्वेश्चन आंसर के लिए। ये ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पैनल है, वो बता भी सकते हैं क्योंकि हम लोग सभी ग्रामीण क्षेत्र में और आजीविका से जुड़े हुए हैं और सभी जलवायु परिवर्तनों के साथ भी जूझ रहे हैं। क्या क्या उसका कैसे समाधान हो और कैसे और आने वाले समय में भी वो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्रभाव पड़ते हुए कैसे हम कृषि, वन और दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट द्विवेदी जी हो, एफपीओ वगैरह के, उसमें से कैसे लोगों को हाई इनकम मिले ताकि वो ग्रामीण आजीविका जैसे कृषि, वन में जुड़े रहें। तो मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगी, तो इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ the panelist from IMD, Mr. I would like to invite Dr. Ved Prakash Singh, who is the scientist head Doppler weather radar at IMD Bhopal. ऐसे जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है, बिकॉज ये ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट है, वेदर कृषि है, फिशरीज़ है या वन है, सब वो नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट है, वो क्लाइमेट से प्रभावित हैं। और जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहा है जैसे ड्राउट्स, हाई रेनफॉल इंटेंसिटी, frost, hailstorm, these are the major extreme events that are occurring. So उसका बढ़ता जा रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, जिसमें कि काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये उसकी वजह से फसलों क्रॉप फेलियर होता है और पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस, कृषक जो है उसका फाइनेंस जितना भी इन्वेस्ट करता है वो उसका कुछ ये नहीं मिलता है। सो समटाइम्स द पुअर फार्मर totally lose their total investment because of this extreme climate event. तो ये one of the major ये हो सकता है to deal with this climate stress, farmers are looking for weather information.
which will help them right from various their operations like sowing, intercultural operation, मैनेजिंग पेस्ट, उसके बाद हार्वेस्टिंग, ये सब के लिए वेदर इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हार्वेस्ट टाइम के लिए और स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्ट टू मार्केट एट्सेट्रा. So my question to you, Dr. Singh, is how a farmer in remote rural area can access the benefit of weather-based information related to crop or livestock management, and what kind of technology or agromet services are available, and its accuracy and localization. And the second question is how the various information can empower the farmers for decision making and deal with these climate risks and that affect their agriculture production in the farm. So these are the two questions which the farmer will this thing. So we would like to know more about this. Thank you. Over to you. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई गॉट द चांस टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड आल्सो थैंक ऑल द डिग्निटरीज अवेलेबल हियर. सो जैसा ऑडियंस की तरफ से जो भी क्वेश्चन है, आज की तारीख में अगर हम देखें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन लगभग इन इंटायर सोशल मीडिया हो या फिर दूसरे आईटी मीडियम्स हैं या फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में इन्फॉर्मेशन और डेटा का कोई कमी नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि डेटा कितनी कस्टमाइज है, इन्फॉर्मेशन जिस स्टेक होल्डर के लिए होना है वहाँ तक पहुँच पा रहा है या नहीं, और उसके लिए वो कितना अप टू टारगेट लेवल यूजफुल है. सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, मैं इकोनॉमिक्स से ही शुरू करता हूँ. पिछले 5-6 सालों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है कि किसानों का जो इनकम है उसको डबल करना है या उसको इंक्रीज़ करना है. सो वो आपका स्टार्ट होता है दो चीज़ों से. या तो हम जो अगर हम क्रॉप पे जा रहे हैं या फिर लाइव स्टॉक पे जा रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन या फिर उस पे बेस्ड जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए. और दूसरा ये है कि वंस द प्रोडक्ट इज़ रेडी उसको हम किस तरीके से सही कंडीशन में जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, आइदर इन डायरेक्ट रॉ फॉर्म और इन प्रोसेस्ड फॉर्म. और दोनों ही चीज़ों में वेदर और क्लाइमेट और साथ में जो दूसरे एलाइड सेक्टर्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ. सबसे पहले हम आते हैं क्रॉप मैनेजमेंट पे. क्रॉप में अगर मैं स्पेशली एमपी की बात करूँ तो लगभग 7 से 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एमपी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मेजर क्रॉप्स हैं. अगर हम ग्वालियर चंबल डिवीज़न की बात करें, माने नॉर्थ वेस्ट एमपी, तो वहाँ पे जो आपके मोटे अनाज हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं. अगर हम इंदौर, उज्जैन या फिर नर्मदापुरम डिवीज़न की बात करें तो जनरली सोयाबीन और उसके अलावा फिर दूसरे क्रॉप जैसे मेज़ है या फिर हार्टिकल्चर क्रॉप्स स्पेशली इन खरगोन, हरदा, खंडवा वगैरह में. इधर अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर और आपका सागर और रीवा, ये तीनों ही डिवीज़न में जो पैडी क्रॉप्स हैं, राइस सबसे ज़्यादा मेजर क्रॉप. और इसके अलावा जो अपना भोपाल डिवीज़न है या सेंट्रल पार्ट है, आपका मिक्स्ड क्रॉप कह सकते हैं कि वैरायटीज़ हैं. सो अब यहाँ पे मैं बहुत पुरानी चीज़ें नहीं, पिछले 2-3 साल के ही डेटा अगर हम देखें, सो 2020 में नर्मदा नदी का जो लोअर बेसिन था वहाँ पे मैसिव फ्लड आया था और सोयाबीन और राइस दोनों ही क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. सबसे ज़्यादा आपका जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें. 2021 में बात करें तो शिवपुरी और शिवपुर जो मैसिव फ्लड था, 60 साल का रिकॉर्ड उसमें ब्रेक हुआ था. और पूरा ही जो आपका ग्वालियर चंबल संभाग और कुछ पार्ट इधर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर का, ऐसा फ्लड कभी किसी ने नहीं देखा कि फ्लड निकलने के बाद भी जो अर्थ क्रस्ट का पहला परत होता है उसके ऊपर की पूरी मिट्टी हट गई थी और वहाँ पे कोई क्रॉप बचा होगा इसकी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती. लास्ट ईयर अगर हम देखें तो एमपी का दूसरा हिस्सा जो आपका जबलपुर डिवीज़न का, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी और सैडोल, अनूपपुर, यहाँ पे हमें फ्लड देखने को मिले
और अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते में भोपाल और इंदौर और उज्जैन डिवीज़न मैसिव फ्लड देखने को मिला और कम से कम 4-5 दिन तक लगातार फ्लड रहे। मैं फ्लड पे इसलिए अभी जा रहा हूँ, एक तो अपना मानसून सीजन चल रहा है और फ्लड एक ऐसा हैज़ार्ड है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ भी होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस भी होता है, क्योंकि वंस द फ्लड हैज़ अकर्ड इन एनी रीजन, फिर उसके बाद उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। एक बार अगर आपका क्रॉप इरोज हो गया तो फिर उसको हम वापस नहीं ला सकते। ड्रॉप से समहाउ हम रिकवर कर सकते हैं, ड्रॉट से, हीट वेव या कोल्ड वेव या फ्रास्ट कंडीशंस से भी रिकवरी पॉसिबल है, वो फ्लड में वो पॉसिबल नहीं है। सो माइक्रो लेवल फ्लड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और एमपी के स्पेशली हिस्से में लगभग अगर मैं विंध्य या फिर बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा छोड़ दूं तो लगभग हर भाग जो है एमपी का वो इससे प्रभावित रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इससे हम कैसे उसको टैकल करें। सो एक लॉन्ग टर्म जो एडवाइजरी है भारत मौसम विज्ञान विभाग का और साथ में आईसीएआर का जो जॉइंट एडवाइजरी होता है, तो सीज़न के शुरुआत में मई जून में हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जाता है और उसमें हम जनरली एक बड़े एरिया में कैसा रहने वाला है मानसून उसकी बात करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से एक्सपेरिमेंटल मोड में ये सब डिवीज़न वाइज या ये कह सकते हैं कि जोन वाइज ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर आर&डी के बाद ये प्रोड्यूस की जा रही है कि किस एरिया में ड्राट की संभावना है और किस एरियाज़ में ड्राट की फ्लड की संभावना है। क्योंकि मानसून में देखा गया एक एरिया में फ्लड रहता है, दूसरे एरिया में फिर सूखा रहता है, या इवन एक ज़िले के अंदर ही कुछ तहसीलों में जल भराव और दूसरे तहसीलों में पानी नहीं है बिल्कुल भी या बारिश कम है, वैसी कंडीशंस देखी गई हैं। तो इसके लिए फिर जो बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ हैं मानसून रिसर्च में काफ़ी काम हुआ है। जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम्स हैं उनका एनालिसिस करने के बाद इस बार का अगर आप लोगों ने हो सकता है न्यू मीडिया में या प्रेस रिलीज़ के जरिए पढ़ा हो, ये हमने बोला था कि ग्वालियर चंबल में सामान्य से कम, जबकि सागर और रीवा संभाग में सामान्य के आसपास और शेष संभागों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। अब इस चीज़ को समझना ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया में देखा होगा एक मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए कि इस बार बारिश कम होगी, एल नीनो होगा, ये होगा। आई होप सब ने ये चीज़ें अभी तक एक्सपीरियंस की होंगी पिछले 1 महीने में, लेकिन पिछले 15 दिन से जो बारिश का सिलसिला चल रहा है उसके बाद ये मिथ पूरी तरीके से टूट गया होगा कि ये नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो और वो इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक सही तरीके से जाए, उसको किसी भी तरीके से बीच में और वैल्यू एडिट करके या डायरेक्ट फॉर्म में उसका मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए। सो आज की डेट में अगर हम बात करें तो आईएमडी काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है और ख़ासकर फोरकास्ट के मामले में लगभग जैसे अभी एक्यूरेसी की बात चल रही थी तो हैवी रेनफॉल की बात करें तो 60 से 70% हमारा एक्यूरेसी रेट है। मतलब इफ़ वी गिव 100 टाइम्स फोरकास्ट तो उसमें 60 से 70 बार सही होता है। डेफिनेटली फॉल्स अलार्म भी होते हैं, हम हैवी रेन बोलते हैं और नहीं हो पाता। सो इसके लिए फिर क्लाइमेट चेंज रोल में आता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो 2 चीज़ें देखी गई हैं, एक तो लॉन्ग टर्म में किसी भी जगह का जो वेदर पैटर्न है या एक सेट सीजनल कैरेक्टरिस्टिक है वो बदल जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इस बार पूरे ही नॉर्थ इंडिया में लगभग जनवरी से देखा जा रहा है। सर्दी भी निकल गई, गर्मी यानी प्री मानसून, और उसके बाद अब बारिश का सीज़न आया है और हर सीजन में हर तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। पहले बहुत रेयर ऐसा होता था। इस बार हमने जनवरी फरवरी में हीट वेव कंडीशन भी देखी है देश के कुछ हिस्सों में, जनरल कोल्ड वेव कंडीशन भी देखी है जो ज़्यादा होती थी पर कम हुई है, और बारिश तो जनवरी से जो चल रही है वो रुक रुक कर कहीं ना कहीं और अभी भी वैसे ही विग्रस फॉर्म में है। क्लाइमेट चेंज की जो बात है इसको समझने के लिए थोड़ा हमें ब्रॉड स्केल पे जाना होगा। हम ये बोल देते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी या फिर जो हीट वेव कंडीशन है यानी गर्म दिन की संख्या है वो बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा। और उसको समझने के लिए हमें इस तरीके से सोचना है कि जो हमारे ओशन है या समुद्र हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी में जितनी भी गतिविधियाँ हो रही, नॉट ओनली वेदर, उन सब के लिए। क्योंकि 99% जो आपका वेट या एनर्जी कैरिंग करियर है वो ओशन है। एटमॉस्फेयर केवल 1% है, बड़े एरिया में बोले, लेकिन उसमें वेट नहीं है। अब जो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी फीडबैक है वो ओशन में डिपॉजिट है, ऐसे समझिए।
इसकी वजह से अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी, ये दोनों हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनका जो समुद्र का जल है उसका तापमान एवरेज से लगभग 0.3 से 0.4 डिग्री बढ़ चुका है पिछले 10 सालों में केवल। जबकि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड का ग्लोबल एवरेज देखें तो ओशन के केस में दैट इज़ ओनली 0.23%, 23 डिग्री सेल्सियस। अब जब आपका ये समुद्रों का जल का तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वातावरण में, या वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। तो किसी भी टाइम पे कहीं पे भी अनसीजनल रेन, जिसको हम एक्सेप्शनल रेन बोलते हैं, वो भी होगा, और कहीं कहीं पे रेन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे दूसरे मैन मेड रीजन्स हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, या इवन फॉरेस्टेशन भी कई बार रेन ना होने का कारण बन सकता है। किसी भी जगह हमने ज़रूरत से ज़्यादा फॉरेस्टेशन कर दिया तो वो वहाँ के क्लाइमेट को इस हद तक चेंज कर देगा कि वहाँ पे ओवर सैचुरेशन हो जाता है। ओवर सैचुरेशन की वजह से वहाँ क्लाउड, जैसे भोपाल का बेस्ट एग्जांपल, भोपाल में लगभग पिछले 5-6 दिन से क्लाउडीनेस है लेकिन तेज़ बारिश नहीं हो रही। जबकि दूसरे जो एरियाज़ हैं आप देखिए, सिमिलर रीजन राजगढ़ के लिए भी, शाजापुर के लिए भी, क्योंकि सागर में देख लीजिए, सागर का अगर जो नदन पार्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट डेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ सबसे ज़्यादा रेन हो रहा है। सिमिलरली इन अशोकनगर। सो ये जो फॉरेस्ट का और साथ में जो हमारा एक ये कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो माइक्रो लेवल पे क्रॉप या दूसरे लाइव स्टॉक या दूसरे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो नुकसान हो रहा है, उसको एक तो शॉर्ट टर्म में मिटिगेट करना है। जो हमारी एडवाइजरीज हैं या फोरकास्ट हैं, उसको किस तरीके से आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आईएमडी, आईसीआर और दूसरे डिपार्टमेंट्स काफ़ी हद तक इसके लिए आपको प्रोसेस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं। वेदर का हर एक क्रॉप के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसी को, और साथ में लाइव स्टॉक, ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके एरिया स्पेसिफिक और अब ब्लॉक स्पेसिफिक भी हो रहा है। ये हम एग्रोमेट एडवाइजरी जारी करते हैं और इसको आप हमारी वेबसाइट पे किसानों को डायरेक्ट एसएमएस से भी मिल रहा है। साथ में जो मेघदूत मोबाइल ऐप है, आईओएस पे भी एंड्रॉयड पे भी है, उस पर लोकेशन स्पेसिफिक अगले 5 दिन से 15 दिन की इन्फॉर्मेशन के साथ जिस टाइप की क्रॉप, जिस टाइप का लाइव स्टॉक या दूसरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कस्टमाइज फॉर्म में क्या एडवाइजरी, ये पूरा उस पर इशू होता है। दूसरा जो इस पर प्रयास किया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट, जिसको हम डामो साइट में बोलते हैं, या फिर जीकेएमएस प्रोग्राम के अंदर। सो ये भारत सरकार का काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो एक लॉन्ग टर्म में ये है कि डायरेक्ट फील्ड लेवल, माने एक हर किसान का जो खुद का एग्रीकल्चर फॉर्म है उसके लिए कस्टमाइज हो। तो उसमें रिमोट सेंसिंग का भी अपना एक रोल है, और साथ में जो अभी मैक्रो लेवल पे इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो भी। सो वो हम लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे, और अभी जो हम टारगेट अचीव कर चुके हैं दैट इज़ ब्लॉक लेवल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन था कि किस तरीके से फार्मर्स डिसीजन मेकिंग में एम्पावर किए जा सकते हैं वेदर और क्लाइमेट रिस्क को फेस करके। तो जैसा मैंने बोला, फर्स्ट स्टेप आता है कि क्लाइमेट रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करें। सो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनका एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि जो सीज़न, अब जैसा मैंने कहा कि हर सीज़न में हर तरीके का वेदर देखने को मिल रहा है, तो जो क्रॉप स्पीसीज़ का सिलेक्शन है वो बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और ये सिर्फ मार्केट को देख के नहीं करना है। हमारे यहाँ पे अगले 3-4 महीने कैसा वेदर होने वाला है, या किस तरीके से क्लाइमेट वहाँ बदल गया है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट केवल वेदर में नहीं है, सॉइल प्रॉपर्टीज़ में भी है। सो उसको फिर अपनाने के बाद सिलेक्शन करना है। सिमिलरली जो लाइव स्टॉक का एक कह सकते हैं कि एक शेड्यूलिंग होता है, मतलब पिछले प्री मानसून, माने इसी साल की गर्मी की बात करूं तो बीच बीच में बारिश आ रही थी जिसकी वजह से मॉइस्चर बहुत बढ़ रहा था और पोल्ट्रीज़ वगैरह को बहुत नुकसान हो रहा था, सडन डेथ हो रही थी। सिमिलरली इन फिशरीज़ में भी जब टेम्परेचर किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें किसी एक पर्टिकुलर सीज़न पे या लोकेशन पे डिपेंड नहीं रहना है। जो माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ हैं फॉर्म लेवल पे, उनको फॉलो करना है, चाहे वो क्रॉप के लिए हो चाहे लाइव स्टॉक के लिए हो, और साथ में हर सीज़न में कस्टमाइजेशन के लिए रेडी रहना है। हाँ,
ये नहीं करना है कि यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा इसी पे लेके चलते हैं। सो जितना ज़्यादा आपका मिक्सिंग या ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन होगा, रिस्क उतना कम हो जाता है। अगर आप कोई एक ही एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं, और अगर फ्लड आ गया तो आपका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप मान लीजिए फिशिंग और साथ में एग्रीकल्चर दोनों एक्टिविटीज़ करते हैं, या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होगा जो आपको, जो जिसको नुकसान नहीं होगा, और उसके बेसिस पे आपका लाइवलीहुड सेफ रहेगा, तो आपका नुकसान कम हो सकता है। तो वैरायटी भी बढ़ानी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, और साथ में जो समय समय पर भारत सरकार की तरफ से विभिन्न जो विभाग हैं, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो मौसम विभाग हो, कृषि विभाग, और साथ में विपणन विभाग, इन सभी की वजह से जो एडवाइजरीज आ रही हैं उनको फॉलो करें। और सबसे जो मैंने लास्ट में बोला कि मेघदूत ऐप जो मोबाइल ऐप है, उसको अगर हर फार्मर डाउनलोड करता है तो उसको अपनी जगह के लिए क्रॉप स्पेसिफिक, लाइव स्टॉक स्पेसिफिक, एक्टिविटी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिसाब से यूज कर पाएगा। थैंक यू। Dr. Singh. Providing various information, agrometeorological services information आपने दिए, so that जो vulnerable sectors हैं, whether it is agriculture or fisheries sector, how preparedness रहे। और दूसरे चीज़ आपने बताया कि how डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइवलीहुड भी हमको इस ये में करना चाहिए। एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे एग्रोवेस्ट अलाइड एक्टिविटीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ और दिस थिंग में कैसे अपने आप को कुशनिंग जैसा रखना चाहिए। दूसरा आपको आपने बताया कि कौन सी ऐप्स वगैरह। मुझे एक इंफॉर्मेशन ये चाहिए था। आपने बताया कि you are collaborating with various universities and KVKs and this thing for information. उसका कैसे इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एजेंसीज का इंटीग्रेशन कैसे होता है, और उसको वेदर एडवाइजरी सर्विसेज में इंटीग्रेशन करके ही वेदर एडवाइजरी सर्विसेज यू प्रोवाइड टू दिस थिंग। एक तो है एक्यूरेसी के बारे में बात की आपने, ये जो आपने बताया कि वो इंटीग्रेट कैसे होता है, एंड सो दैट accurate information goes back to the farmers and this thing. सो जैसा मैंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो डामो यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट्रोलॉजिकल यूनिट, वो एस्टेब्लिश हो रही है, और ये आईसीआर और आईएमडी के बीच का टाई अप है, जिसमें केवीके जो कि स्टेट लेवल पे आईसीआर के कंट्रोल में है टेक्नोलॉजिकली, और फंडिंग उनके स्टेट गवर्नमेंट से होती है। सो उन्हीं के कैंपस में दो फील्ड एक्सपर्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और दूसरा एक फील्ड एग्जीक्यूटिव, ये दो लोगों का पोस्टिंग हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं। सो जो भी यहाँ मान लीजिए एमपी की बात कर रहे हैं, तो जो भोपाल सेंटर से यहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसको हम वहाँ पे पहले डामो यूनिट में भेजते हैं, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी ब्लॉक्स और फार्मर्स का फीडबैक है उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हैं, और दे सेंड अस बैक ऑन द सेम डे। ये हर दिन का प्रैक्टिस है। उसको हम फर्दर वैल्यू एडिट करते हैं दूसरे एक्सपर्ट्स का इनपुट लेके, क्योंकि एक ही उसमें वेदर भी इंक्लूडेड है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट मॉडलिंग भी इंक्लूडेड है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड है, साथ में आपका जो पशुपालन वाला है, इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटीज़ और कुछ एनजीओज, ये सारा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके हम वापस से डामो को भेजते हैं। फिर वो केवीके में जो उनके लोकलाइज चैनल हैं, सबके अपने इंस्टेंट मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, कई सारे फार्मर्स डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो है ही। तो ये सबको फिर उस तरीके से डिसमिनेट होता है, और से ये सारा इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्म में, और अब हम लोकल लैंग्वेज में ऑडियो वीडियो विजुअल्स फॉर्म में भी इसको मेघदूत ऐप के अंदर ही अपलोड कर देते हैं। सो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट भी एक्सेसिबल है, और साथ में अगर कोई ऐप के जरिए या फिर टीवी चैनल्स के जरिए चाहता है तो वहाँ पे भी है।
इसके अलावा एक FAP फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, ये डामू में हर 6 महीने में एक इसेंशियल एक्टिविटीज है जिसमें उस एरिया के सभी किसानों को इनवाइट करते हैं और साथ में जो दो भी एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट किया जाता है सो दैट दे कैन इंटरेक्ट, उनसे फीडबैक रियल टाइम में, क्योंकि जब फीडबैक कलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे एक कॉस्मेटिक वर्क सा हो जाता है, लोग फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन सही रहे इसके लिए फिजिकल फॉर्म में जब भी इस तरीके की वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर उस तरीके से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। दूसरा जो एक्टिविटीज़ वेदर हजार्ड के लिए, सिमिलरली अभी हम लाइटनिंग और फ्लड के लिए भी कई डिस्ट्रिक्ट्स पे मैं खुद भी गया हूँ और ये SDMA के सहयोग से चल रहा है। तो इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में डामू फील्ड के जरिए और साथ में भी डायरेक्ट कोलैबोरेशन से भी जो SDMA और डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और सभी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐप में है, जैसा मैंने बताया। Thank you. Now, I would invite Dr. Dilip Kumar, who is the APCCF and Additional Managing Director and CEO of MFP Park, which is a very fantastic organization. Sir, the biggest number of sizable population of Madhya Pradesh is under forest, and sizable population are dependent on NTP collection for their survival strategies. You know, and MP Forest Department and MFP Park and MFP Federation has been doing fantastic work on various the collection, processing, and value addition and marketing for NTP this thing, while conserving the forest resources. So please share your experience on high income livelihood models based on NTP for improving the income of rural poor. You know, forest sector में उसको कैसे लघु वनोपज में कैसे एज अ हाई इनकम मॉडल, आजकल बहुत अच्छा आप लोगों का एक चल रहा है महुआ और इसके बारे में। तो मेडिसिनल प्लांट में आप लोग ने MFP पार्क में भी बहुत अच्छा किया है। हाउ ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही प्रोसेसिंग वगैरह करके वैल्यू एडिशन करके, एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ इन हाई इनकम मॉडल बेस्ड ऑन NTP? सर, समय की बहुत ये है तो आपको हम संक्षिप्त में आप थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाई मुझे ऑलरेडी बता दिया ऑर्गेनाइजर की 1 to 5 तक हम समाप्त करेंगे। सो आपको आपके एक्सपीरियंस all the dignitaries on the dais and lovely audience, and thanks to TRIF. I'm so fascinated to be here with you to interact you. Really, अगर मैं कहूँ कि देश की या प्रदेश की रूरल इकोनॉमी जो है जंगल से ही प्रारंभ होती है। मतलब सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है जंगल से ही हुआ है और जंगल पे आज भी लोग निर्भर हैं। उस केस में मध्य प्रदेश में हम वी आर सो मच ब्लेस्ड, वी हैव लवली फॉरेस्ट, वी हैव लवली बायोडाइवर्सिटी एंड वी हैव लवली वाइल्ड एनिमल्स। जब बात आती है कि क्लाइमेट मिटिगेशन मेजर्स, now if you see the question in reference to our country even across the world, it's very important. कुछ लोग हमसे भिन्नता रख सकते हैं, कुछ हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, but really by and large most of the people they agree to it कि forest they work as a moderator of the climate. पहले तो हमारे जो जंगल, जो हम दो चीजें बात करेंगे, बहुत संक्षिप्त बात करेंगे। मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। 1894 से पहले जंगलों की कोई मैनेजमेंट वैसी टीम नहीं हुआ करती थी। 1894 में वनों के प्रबंधन की एक पॉलिसी आई और उसमें उद्देश्य केवल इतना था, लोगों के वेलबींग के लिए, लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए वनों को बचाना है। इतनी सी बात, पर इतना हमारे पास बहुतायत में जंगल क्षेत्र हुआ करता था और लोग जो भी हमारी पॉपुलेशन थी वो खुश थे। फिर बात आती है हमारा आफ्टर
इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के वदेश हमारा जब स्वतंत्र हुआ तो एक हमारी पॉलिसी है 1952 में, केवल उसमें इन्होंने कहा कि भाई हमारा जो मैदानी क्षेत्र है 30% जंगल होना चाहिए, हमारा पहाड़ी इलाका 60% जंगल होना चाहिए, और एक प्रॉस्पेरिटी और रेवेन्यू का मॉडल, जंगल क्या एक रेवेन्यू का सोर्स मानते थे। धीरे धीरे बात आती गई और आपको मालूम है जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, और आज भी हम विश्व में, पहले तो बोलते थे कि हम दूसरे नंबर पे हैं, आज तो आपको मालूम है क्या स्थिति, फर्स्ट नंबर पे हैं। लोगों को ज़रूरतें बढ़ती गई और ज़्यादातर, आज भी माने न माने बट ये फैक्ट है कि ज़्यादातर ज़रूरतें जो रूरल पुअर्स हैं उनकी जंगल से आज भी पूर्ति होती है। जब बात आई कि हमारा, जब 1970-80 की बात आई कि भाई जंगल जो हैं, हाउ लॉन्ग दे कैन अफोर्ड द रूरल पॉपुलेशन, कब तक वो उससे उनकी आजीविका चलेगी, तो कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाएं कि भाई वन विभाग जो सब मैनेजमेंट करता था, बात है कि लोगों को भी शामिल किया जाए। अगर वनों के प्रबंधन में हमारे स्थानीय लोग सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप वनों का संरक्षण बढ़ेगा, और उसी से जो लोकल लोग हैं उनकी एक भागीदारी बनेगी, उनकी आजीविका भी चलती रहेगी। और ये बात पूर्णतया जो अक्षरशः 1988 की जो हमारी वन नीति उसमें शामिल किया गया, तभी हमारी बात आई कि जो संयुक्त वन प्रबंधन, मतलब पहले वन विभाग एक पुलिसिया सिस्टम का काम करता था, भाई डंडा चलाना है, वनों को बचाना, लेकिन हमारी लोगों की सहभागिता का काम जो 1988 के बाद आया और वो निरंतर आज जारी है। और 90 में तो बिल्कुल बूम सा आया कि देश में जहाँ जहाँ भी हमारे वन क्षेत्र हैं संयुक्त वन समितियाँ बनाई जाए और वहाँ पे समितियों का सहयोग लिया जाए, और समितियों ने काम भी किया है। मध्य प्रदेश में हमारे वहाँ आज देख लीजिए 15,000 से अधिक संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, और वो पूरी अपनी सहभागिता से काम करें और छोटी मोटी जो भी जरूरत है उससे वो पूर्ति कर रहे हैं। फिर बात आती है कि जंगल से जो लाभ होता है वो आपको यदा कार्यक्रम होते रहते हैं कि बांस से लाभांश, हम टिम्बर का लाभांश में वहाँ स्थानीय लोगों को हम वितरित करते हैं ताकि वो जंगल में उनकी एक ओनरशिप बनी रहे। जब बात आती है क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज में वर्ल्ड में ये बात रही कि भाई जो हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व करना है, और ये बात इवन जो 1980 का हमारा जो कंजर्वेशन एक्ट आया था, अभी जो अमेंडमेंट होने वाला जो उसमें आ गया है कि भाई, अभी हमारे कलीग ने बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई फॉरेस्ट और अर्बनाइजेशन में समवेयर वी हैव टू ड्रा ए लाइन, बैलेंस करने की जरूरत है कि जंगलों को भी बचाना है, लेकिन जो अर्बनाइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा संतुलित बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो जिससे हमारे जो फॉरेस्ट से या एनवायरनमेंट के इशू हैं वो नेग्लेक्ट ना हो। और ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे भी इन्होंने कही, हमारे कलीग ने उदाहरण दिया कि भोपाल में रेन का क्या स्थिति है, दूसरे जहाँ पे जंगल नहीं वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आ रही है, तो एक मीन्स ये सही है, जंगल हमारे जो मॉडरेशन का काम करते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी आजीविका को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, मिलियंस लोग, हमारे करीब 4 मिलियन लोग जो है लघु वनोपज से जुड़े हुए हैं, वो संग्रहण करते हैं और उनकी आजीविका चलती। इवन जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार जो सारी योजना उनको मिला लो, आज भी एक पिछले साल एक जो हमने सर्वे किया था उसमें उनकी कुल आमदनी का 60% आज भी लोग जंगल से उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आमदनी होती, मीन्स आजीविका का 60% जो आमदनी, अगर औसत हम यहाँ मान चलते हैं 55 से 60 हज़ार रुपये एक आमदनी होती है, जिसका वो 60% वहीं से लेते हैं। अब 4 मिलियन लोग हमारे जो तेंदुपत्ता का हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उसमें जुड़े हुए लोग कि इंजूरियस टू हेल्थ बात अलग है, लेकिन आज भी उससे आजीविका लोगों को चलती है। और आपको मालूम है कि जो भी पैसा संघ को प्राप्त होता है कि हम उसको 75% उसको बोनस के रूप में देते हैं, और 10% जो राशि होती है वहाँ के हम वनों के विकास में काम करते हैं। 10% राशि जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज हैं उस क्षेत्र में हम अधोसंरचना विकास हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे फायर नाका हो या जो चेक डैम हो, बहुत सारे काम करते रहते हैं। और 5% राशि हम वहाँ के जो ग्राम में उसमें पंचायत में पैसा जमा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी राशि आपने देखा कि बहुत सारे हम काम कर भी रहे हैं, और ये हमारा एक त्रिस्तरीय ढांचा है जो मध्य प्रदेश सोसाइटी नियमों के तहत कार्य करता है। हमारा जो इस प्रदेश स्तर पे संघ है और जिला स्तर पर जिला यूनियन है,
और प्रदेश में करीब जो हमारी प्राइमरी सोसाइटीज हैं, प्राथमिक वनोपज समितियां हैं, वो करीब 1071 हैं। तो इस तरीके से जो संरचना काम कर रही है। और जब से इसे गठन हुआ, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का यही एक ऐसा, मतलब हम प्राउडली वी कैन से दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग प्रॉफिट एंड एवरी समथिंग 1500 करोड़ या जो उसका होता है प्रॉफिट होता है। और ऑन एन एवरेज एक महीने में जो हमारा तेंदुपत्ता का कलेक्शन होता है उसमें करीब 400 या 500 करोड़ रुपए हम उनको लोगों को मजदूरी बांटते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा काम पूरे प्रदेश में चला। अभी एक नया डायमेंशन कि भाई अगर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट बात करना है तो NTFP, इवन FAO ने भी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि NTFP जो लघु वनोपज जंगलों में उपलब्ध है उसको अगर हम इस तरीके से हार्वेस्ट करें कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, ताकि जंगलों का विनाश ना हो और हम वहाँ के लोगों को NTFP नॉन टिम्बर फॉर प्रोड्यूस ले सकें। इस पे भी अध्ययन हुआ। और यहाँ पे इवन अभी पिछले साल हमारे IFM ने भी स्टडी किया कि यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा स्कोप है। और सरकार ने सोचा जो हमारे जो लघु वनोपज कलेक्टर्स हैं, संग्राहक हैं, उनका कोई शोषण ना हो, उस शोषण को बचाने की दृष्टि से अभी सरकार ने जो हमारा 2015-16 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे एग्रीकल्चर में होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपको इतना, अगर आपकी कोई चीज़ नहीं बिकती तो आप वन के जो केंद्र खोलेंगे उनमें आप बेच सकते हैं। तो इस तरीके से करीब 32 लघु वनोपज है जिनका सरकार ने MSP डिसाइड किया। उसके साथ MSP के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी लघु वनोपज संग्रहण होता है, संग्राहक होते हैं, उसमें से 50% हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है और 20% हमारा जो SC ST और 22% ST और 3% अदर। तो इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र जंगलों से जुड़ा हुआ और लघु वनोपज संग्रहण में लगा हुआ। फिर बात आती है कि भाई सरकार की भी नीत है और सरकार की प्रायोरिटी भी है कि लोगों की आजीविका या आमदनी का जो है उसमें कैसे वृद्धि की जाए। इसको देखते हुए कि हमारा जो प्राइमरी जो सोसाइटीज हैं, उन जहाँ वो जो लघु वन संग्रहण होता उसको प्राथमिक प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी अभी एक 17-18 में एक योजना चालू किया, बंधन विकास योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से संचालित होती है, जिसमें से 75% राशि जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, 25% लघु वनोपज संघ द्वारा। इस तरीके से जहां जहां हमारे जो बंधन केंद्र, इसके तहत जो प्रावधान है, बंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इन बंधन केंद्र में करीब एक बंधन केंद्र में 1500 सहायता समूह होते हैं, जिसमें से 20 महिलाएं, 20 लगभग 300 महिलाओं का क्लस्टर्स होता है। और इसका एम जो उद्देश्य है लघु वनोपज के प्रसंस्करण को इनकरेज करना। और उसमें हम एक क्लस्टर को 15 लाख रुपए देते हैं, या यूं कहिए कि 1 लाख रुपए हम सहायता समूह को देते हैं। उसमें जो छोटे मोटे औजार होते हैं और उनको ट्रेनिंग का पार्ट होता है, इस तरीके उनको मदद करते हैं। और प्राइमरी ट्रेनिंग, एक प्राइमरी प्रोसेसिंग ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो संग्रहण होता है उससे उनकी आमदनी बढ़ा सकें। तो इस तरीके पूरे हमारा प्रदेश में ये चला है कि प्राइमरी प्रसंस्करण। फिर बात आती है कि उनको सस्टेन्ड एक हमेशा पूरे साल कुछ ना कुछ रोजगार मिलता है। तो इस तरीके से हम मीन्स आजकल जो है कि लैंडस्केप, वो चाहे वनों का प्रबंधन हो, चाहे हमारा ग्रीन इंडिया मिशन हो, या जितने भी स्कीम, पहले हम बात करते थे आइसोलेशन की, भाई हम ये इस जर्रे या वन क्षेत्र का प्रबंधन करें। बट आज हम बात करते हैं कि लैंडस्केप, उस लैंडस्केप में कितने गांव हैं, कितना वन क्षेत्र है, समग्र रूप से उसके विकास की बात करते हैं। तो इस तरीके से उनको उद्देश्य है कि भाई लोगों की आमदनी डबल कैसे हो। मीन्स NTFP का हम प्रोसेसिंग करें, प्राइमरी प्रोसेसिंग, और हम लोग उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग देने के साथ साथ कि भाई ताकि उनको लाभ मिले, और लोग आज कर भी रहे हैं। फिर बात आती है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। हम फिर बात करते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जो आज तुम करो, चाहे आंवला, हल्ला, जो वही बहेड़ा, ये जो भी चिरौंजी है, जितने उनके प्रोसेसिंग के साथ साथ हम उसको और क्या क्या बना सकते हैं। अब आज की तारीख में जो हमारे महुआ, जैसे हम आप संग्रहण करते हैं, महुआ, थोड़ा समय आप सिनारियो देता हूँ। जो हमारा महुआ करीब 20-22 जिलों में मिलता है। मीन्स में ये सेंट्रल इंडिया में, प्रदेश में करीब 20-22 जिलों में महुआ के अच्छे खासी पेड़ है। अगर हम चिरौंजी की बात करें तो हमारे 6-7 जिले हैं जहाँ पे चिरौंजी अच्छी खाती है। उसमें से अमरवाड़ा या छिंदवाड़ा बेल्ट, बैतूल एरियाज हैं जहाँ पे मिलता है। शरीफा की अगर बात करें तो उसके एक एरिया है। तो इस तरीके हर फिर हम बात सतावर की बात करें, जहाँ ड्राई एरियाज है, वहाँ पे जैसे आपका ग्वालियर साइड वाला और भिंड मुरैना साइड। हम गूगल की बात करें तो वहाँ पे उस टाइम मिलता है। तो ये हर बेल्ट, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे
प्रदेश में एग्रो क्लाइमेट 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उस जोन्स के हिसाब से क्रॉप का एक डिस्ट्रीब्यूशन है और वनों का भी वर्गीकरण उसी प्रकार से कि साल एरिया कहाँ मिलेगा, टिक एरिया कहाँ मिलेगा, मिसलेनियस फॉरेस्ट कहाँ और थारडी जंगल कहाँ, तो इस तरीके से वनों का हमारा जो क्लासिफिकेशन है। और इसमें जो हमारे जो एनटीएफपी जो कलेक्टर्स हैं उनको हम हमारी प्रायोरिटी में रहते हैं। अब हमने जैसे बात करें कि हमने अभी मैडम ने बात किया कि एमएफपी पार्क, एमएफपी पार्क ये 2004-05 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य नहीं, उद्देश्य ये है कि हमारा काम प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉफिट की जो हम आज हमारे पास 900 आयुर्वेद दवाओं का लाइसेंस प्राप्त है, करीब 250-300 से हम दवाएं हर महीने बनाते रहते हैं। और जो आयुष डिपार्टमेंट इसमें हम क्या करते हैं कि जो हर्बल मटेरियल हमारी जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं, हम हर्बल मटेरियल हम उनसे खरीदते हैं और वहां से प्राइमरी के साथ साथ हम सेकेंडरी और टर्सरी प्रोसेसिंग कर करके लोगों को उससे एक ट्रेड मिलता है, उनको लाभ मिलता है। अब जैसे हमने पिछले बार हमारे जो बंधन केंद्र हैं उनसे भी हमने करीब 1.5 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदा। तो इस तरीके से एक चैनल है, एक सिस्टम है जिससे उनको एक सतत रूप से आमदनी उनका व्यापार भी चलता रहे और उनको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन काम भी हम करते हैं। अब एक भी बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो क्लाइमेट का चेंज है इसका इफेक्ट हर जगह आ रहा है। आप सोचिए कि महुआ का हमारा पिछले साल करीब 32,000 क्विंटल कलेक्ट किया था। इस बार अनटाइमली रेन, मतलब फ्लावरिंग का जो सीजन होता है कि भयंकर बारिश हो गई और मुश्किल से उसका जो महुआ का कलेक्शन करीब 100 टन हम कलेक्ट कर, और जबकि हमारा प्रायोरिटी थी हम विदेश भेजना था। 200 टन के विरुद्ध हमने करीब 70 टन भेज पाए। तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्रोडक्ट भी डाइवर्सिफाई किया, महुआ प्रास भी डेवलप किया। तो हर लेवल पे हम ऐसा प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो और लोग समझ सकें उसका समय का जो वहां पे उपयोग कर सकें। लेकिन हाँ, चाहे कंजर्वेशन की बात हो या कहीं बात हो, हर जगह जैसे एक हम कार्बन इमिशन की बात करते हैं, हमारे उसमें ये प्रावधान किया है कि को अर्बनाइजेशन से या किसी जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो जिससे हम क्लाइमेट इफेक्ट को मिटिगेट कर सकें। तो ये हमारी प्रायोरिटी, इवन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने भी मिशन लाइफ स्टार्ट किया। हमारा मिशन लाइफ पिछले महीने चालू हुआ। उस उद्देश्य से हमारी जो लाइफ है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं इस तरीके से उपयोग करें ताकि उनका सतत आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सकें। मैं बात को अपनी यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। Thank you very much, sir. And I think the kind of work you have been, MFP Federation and MFP Park has been doing for improving the livelihood while providing better income, that's remarkable. I think we'll have more questions in the question answer session. That without further ado, I would now like to invite Yogesh Dwivedi ji, who's the CEO Madhya Bharat Consortium of FPO. I'll come directly to the question. You know, the government and CSO has been doing a lot of work to strengthen the SHG network as well as collectives, farmers collectives. The government also has a driving mission called Lakpati Mahila. My question to you is how the SHG and the federations can be supported in increasing the income level of SHG household to bring them into the Lakpati club. Second, how do we leverage FPOs and address their issues to increase the smallholder farmers' income level and build their adaptive capacity? Another question I have for you, which is directed, how different stakeholders like community, government, private players such as CSO, CSR, startups and entrepreneurs will play a role from quality production to marketing solution. So there are a lot of questions, but I think you are a practitioner, so you will be able to do it in another 10, 12 minutes. Sure, We'll have more questions. Yeah. Thank you, ma'am. Respected दिलीप सिंह साहब और यहाँ पे हाल में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण। इनफैक्ट जो क्वेश्चन था, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपका था कि जो सरकार का एसएचजीज की जो महिलाएं उनको लखपति बनाने का एक मिशन है और उसका जो तरीका अभी जो इनफैक्ट अगर एसएचजीज मूवमेंट को हम लोग देखें कि जो काम एसएचजी ने किया है, काफ़ी रिकमेंडेबल वर्क किया है पिछले 2 दशकों में, 3 दशक इनफैक्ट हो चुके हैं। और जो महिलाओं के एम्पावरमेंट का जो काम था उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। आज महिलाएं जो है वो
गांव अपने चूल्हे से निकल करके और फोरम में, मंच में, शहरों में आ रही हैं और अलग अलग रूप में वो काम करने का प्रयास कर रही हैं। बट जो लखपति बनाने का सपना है वो थोड़ा दूर है एक्चुअली। अभी अगर आप देखेंगे कि उनकी जो इनकम है बीइंग एसएसजी मेंबर्स, वो कितना बढ़ रही है, वो एक स्टेगनेट है, एक लेवल में उन्होंने जो माइक्रो लेवल पे जो उन्होंने सेविंग और क्रेडिट का जो काम किया उससे थोड़ा सा उनको फायदा हुआ। और लेकिन इनकम की अगर हम बात करें लिए हाउस होल्ड लेवल पे आए, महिलाओं के लेवल पे, वो एक अभी भी एक दूर का, एक थोड़ा सा दूर है वो। और उसका जो मुख्य कारण है, जो मेन रीज़न है उसके पीछे, सबसे बड़ा बिंदु है कि अभी भी जो बात अभी हमारे दिलीप सर जो बता रहे थे कि अगर NTFP में जिस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने गवर्नमेंट ने ही सेटअप किया हुआ है, 3 टायर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि एक प्राइमरी लेवल का स्ट्रक्चर है जो कि एग्रीगेशन का काम करता है, कलेक्शन का काम करता है, फिर वो उनका डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है, और इसके बाद स्टेट लेवल पे 2-3 तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो अलग उन्होंने प्रोडक्ट स्पेसिफिक वो हर्बल को लेकर के अलग कर रहे हैं, कुछ अलग अपने प्रोडक्ट को लेकर अलग कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, और उससे मेरे को मालूम नहीं कि बेनिफिशियरी लेवल पे कितना वो पास हो रहा है, बट जो दिख रहा है कि अगर वो 1500 करोड़ इस तरह का, तो एक बड़ा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे जो हमारे साथ सबसे बड़ा मिसिंग है कि वो एसएसजी लेवल पे अगर आप देखेंगे कि एसएसजी का जो मार्केटिंग सिस्टम है वो किस तरह का है। उनका मार्केटिंग सिस्टम को गवर्नमेंट ने एक शोकेसिंग करके बना के रखा हुआ है। ज़्यादातर एग्जीबिशन, फेयर, मेले में आते हैं और वो लेकर के आएंगे, वो उनका ये दिस इज टेम्परेरी अरेंजमेंट। इससे कभी लखपति नहीं बन पाएंगे महिलाएं। ये जो सिस्टम है कि आपने यहाँ मेला ऑर्गेनाइज किया, आपने दिल्ली भेज दिया, भोपाल बुला लिया, अगर आप उनका जा करके जब इकोनॉमिक्स करेंगे, आई डिड सेवरल एक्सरसाइज, कि वो जितना उनका खर्चा हुआ है, जितना यहाँ आने का, वो प्लस माइनस 0 हो जाता है। आप बोलेंगे वो महिलाओं ने 2 लाख का बेच लिया, इन्होंने 5, लेकिन अगर 2 लाख डिवाइड बाई 10 वुमेन करेंगे, 15 जो महिलाएं उस ग्रुप से, तो उनको 2000 रुपए भी नहीं बचते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जो मार्केटिंग का कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने नहीं बनाया है। उस पर हमें सीरियसली काम करने का जरूरत है, क्योंकि वो सिस्टम आज हमें, जो मैं अभी गवर्नमेंट के साथ अप्रोच कर रहा था अभी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की, हमारे एफपीओज भी उसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो हमने बोला ये जो हमारा हाट है, या हमारे जो सेंट्रल में बिट्ठल मार्केट, इस तरह के जो प्लेसेस, वहाँ पे परमानेंट आप मार्केट का क्यों नहीं देते? वहाँ पे दुकानें परमानेंट क्यों नहीं चलती महिलाओं की? जैसे आपके पास ऑलरेडी सांची और इस तरह के एग्जाम्पल है, अमूल, और इन्होंने अपने डिफरेंट टायर स्ट्रक्चर, जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने दिया हुआ है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति हर काम करेगा, ये जो फिलॉसफी है ये नहीं चलती। आपके पास दुनिया के बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट्स जो है वो लोग, चाहे वो गांव की महिलाएं हो, उनको आप सोच रहे हैं कि वो प्रोडक्शन भी कर लेंगी, प्रोसेसिंग भी कर लेंगी और मार्केटिंग भी कर लेंगी। ये जो थॉट है इसमें सोचना है, क्योंकि आपने पूरा मॉडल अमूल का देखेंगे कि कुरियन साहब, इरमा का सेटअप, ये पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है कि आपके जो प्रोड्यूसर है उनका काम प्रोडक्शन पे रहने दीजिए, आप दूसरे प्रोफेशनल को दीजिए। और ये एसएसजी वाले मॉडल में ये मिस कर रहा है। हमारे पास सेम चीज प्रॉब्लम है, एफपीओस के लेवल पे भी वही प्रॉब्लम है कि एफपीओ तो बन रही हैं, लेकिन उनको जो चलाने वाले लोग, जो प्रोफेशनल्स है, वो नहीं दे पा रहे। जो अभी वर्तमान स्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट की नीति है, हमारे पास 25,000 और 10,000 रुपए में हमने जो रखा हुआ है, उसमें हम किस तरह के प्रोफेशनल को वहां लेके आएंगे, और वो क्या करेंगे? क्योंकि आज छोटी सी प्राइवेट कंपनीज में देखेंगे, छोटे छोटे मार्केटिंग वाले 10, 15, 25,000 रुपए वो ऑफर दे देते। तो ये जो बड़ा इशूज है, जो मार्केटिंग का इंस्टीट्यूशनल जो हमारा लैकिंग है, उस पर हमें देखने का जरूरत है। और हमें कुछ सोल्यूशन, एक इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारे पास प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज, अगर हमारे महिलाएं अभी आ रही हैं वहाँ, अभी हमारे ऑफिस में आकर के अपना प्रोडक्ट रख देते हैं, वो एग्जीबिशन में आते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा रखने के लिए जगह नहीं है, तो आप अपने, तो हमारा जो बैठने का जगह है वहाँ पे हम उनका मटेरियल रखवाते हैं। हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप वास्तव में लखपति बनाने का काम अगर सरकार करना चाहती है, तो उसके लिए चाहे वो स्टोरेज लेवल पे हो, प्रोसेसिंग लेवल पे हो, मार्केटिंग लेवल पे, इसके लिए हम क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। और हमारा जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा मैनेजर भी हो सकती है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे महिलाएं सेल का काम नहीं कर सकती, बट उनके लिए वो ट्रेनिंग, वो रोल को डिफरेंशिएशन, एक प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज, एक प्रोसेसिंग में एक्सपर्टीज, एक मार्केटिंग में, इस तरह का जो हमें एक्सपर्टीज, जो डोमेन एक्सपर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह का एक्सपर्टीज और इस तरह का हमें स्ट्रक्चर डेवलप करने का जरूरत है, जो कि अभी हम नहीं कर पा रहे। दूसरा एक बड़ा बिंदु है कि अभी हमारे पास जो स्मॉल होल्डिंग का, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो जो एफपीओज के लेवल पे जो स्मॉल फार्मर्स है, उनकी
इनकम बढ़ाने के लिए अभी हो क्या रहा है कि जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक अभियान रहता है। जैसे गवर्नमेंट पहले कर रही थी, अभी थोड़ा सा पिछले दशकों में किया है। अभी हमारे जो साथी है, जो हमारे पार्टनर डेवलपमेंट के लोग हैं, वो लोग भी कि छोटा किसान है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। लेकिन प्रोडक्टिविटी किस कॉस्ट पे बढ़ाई जा रही है? वो कॉस्ट क्या है? उसमें केमिकल और इस तरह का जो हम लोग बोलते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो बड़ी बात है कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्शन में छोटे किसान को लेके जाएंगे, वो कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि कास्ट में आप देख रहे हैं कि जो बात अभी क्लाइमेट और ये हम सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि जियो ये आप हाई इनपुट बेस्ड एग्रीकल्चर है। अगर आपने जिस तरह का क्लाइमेटिक सिचुएशन है, जिस तरह से अनसर्टेनिटी जो वेदर ने अभी पॉज किया है पूरे, उससे आप किसान को और रिस्क में ले जाने के लिए आपको बचना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट कैसे कम हो सके। उसके लिए जो लोकल सोल्यूशन है, जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस हम यूज करें जिसमें कम से कम खर्चे हो। वो बैंक से लोन लेकर के, कोऑपरेटिव से लोन लेकर के सरकार कब तक कर्जा माफ करेगा ये हमें मालूम है। तो वो सोल्यूशन नहीं, हमें दूसरा रास्ता जो नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही, उसमें बिल्कुल बात आएगी कि प्रोडक्टिविटी अगर आप कंपेयर करेंगे हाइब्रिड प्रोडक्शन की कन्वेंशनल प्रोडक्शन के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या तरीका? उसके लिए तरीका अभी देखिए, आप लोग सुन रहे हो कई जगह कई प्राइवेट कंपनी कार्बन क्रेडिट की बात हो रही। दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर आपने ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो किया कि आपने कार्बन जो एमिशन है, कार्बन जो है आपने ऊपर हवा में वायुमंडल में जाने से आपने रोका, तो आपको उसके बदले आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। सरकार के लेवल पे अभी इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। जो बात हो रही है वो प्राइवेट कंपनीज के मदद, हमें अपने छोटे किसानों को इस तरह के लेकर हमें ले आने, उनको ऑर्गेनाइज करने। अगर वो कम फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, अगर वो ऐसे पेस्टिसाइड यूज कम कर रहा है, उसको इंसेंटिवाइजेशन क्या है? उसका कोई मैकेनिज्म नहीं। उसको प्रॉपरली उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसका बदले उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर मैंने बाजार से 4 बोरी यूरिया नहीं खरीदा है, तो उसके बदले मैंने सरकार का बचत किया है, क्योंकि ये सब्सिडाइज मटेरियल है। तो उसके बदले जो 1200 रुपए बोरी का मैंने 5000 रुपए बचाए, वो 5000 रुपए मेरे का हक होना चाहिए। अगर कोई पंजाब का किसान है, कोई बड़ा किसान यूज कर रहा है और मैं छोटा लेकिन हमारे साथ दिक्कत है, किसान देखा अगर उत्पादन में कर रहा है और सरकारी एमएसपी में वो बेच देगा, तो हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमें अभी समय है, हमें ऐसे लोगों को रोकने का जरूरत है। हमें अपने लोगों को इंसेंटिवाइज करने का वो मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम बनाने का जरूरत है, ताकि हम अपने किसानों को उस रास्ते पे न ले जाएं जिस रास्ते में ले जा करके आपको गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आप उस रास्ते पे ले जाके एग्रीकल्चर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये जो बातें जो क्लाइमेट और हम लोग देख रहे हैं, सोयाबीन के किसान मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से ये सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने मोनोकल्चर कर दिया, हमने केवल एक सिंगल क्रॉप में कर रहे हैं। अभी धान के पीछे लोग जा रहे हैं। पूरा कन्वर्जन एक तरह पूरे स्टेट में, चाहे मध्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, क्योंकि उत्पादन करेंगे, इसके बाद सरकार एमएसपी में खरीद लेगी। तो ये तरीका जो है अभी वर्तमान सिस्टम ये सस्टेनेबल कभी नहीं करेगा। और मेरे को लगता है कि जो अभी हमारे पास इस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, इस तरह के इमर्जिंग जो ट्रेंड है दुनिया लेवल पे, वो हमें अपने छोटे लेवल पे जो भी हमारे चाहे CSOs हो, चाहे हम लोग FPOs हो, उनको उस तरह की चीज़ों को अडाप्ट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, ताकि इंसेंटिवाइजेशन हो हमारे अच्छे कामों के लिए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। तो मैं अभी अपनी बात यहीं पे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलना चाहूँगा। Thank you very much, Dwivedi ji, to bring out certain challenges and that are there in FPO and other the kind of mission Lakpati club that are coming up. So we have a lot of questions, but because of the paucity of the time, we could not we can't take it right now. But during lunch time, we gave you this platform gave you some kind of perspective on what is happening and how to go for high income model in the climate change scenario. And there are a lot of opportunities and there are a lot of challenges that are there. And I would request most of the participants which they would like to pose certain questions to the panelist, they could do it so during the lunch time, during the lunch this thing, because there is absolutely no time. So now I would hand over to Sachin ji for this thing. Thank you very much. Thank you all the panelists for giving a lot of perspectives on what is happening. तो जैसे हम भारतीय परंपरा है, हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो मेरी कुछ एक टोकन ऑफ है हम लोग देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर HB द्विवेदी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर दिलीप सर का स्वागत
स्वागत नहीं, मतलब अब तो विदाई की बेला है, तो मोमेंट तो देखे। जितेंद्र भाई, वेद प्रकाश सिंह सर का स्वागत मैं बार बार स्वागत बोल रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है फैशन फिर से शुरू करना चाहिए। थैंक यू। संदीप भाई, द्विवेदी जी का स्वागत, सम्मान करें सम्मान करें। स्वागत नहीं करें। सजा सर, सुप्रभा मैम। नहीं नहीं, आप पैनलिस्ट हैं मैम। थैंक यू। तो आखिरी में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर लोग का सही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दिलीप सर से मैं जब मिला, रिक्वेस्ट करी, तो सर ने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से आप जाके उनके ऑफिस में मिलिए, अगर सर परमिट करें तो। और फैक्ट्री देखिए और क्या क्या प्रोडक्ट हो रहे हैं वो आप जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मैं जब वेद प्रकाश सर से मिला तो पहली बार मैं आईएमडी के ऑफिस गया, और हम लोग मजाक में बोलते थे कि वो जो फुटबॉल बनी ना वो ऑफिस है, तो उसको इसी से पहचानते थे। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ऑफिस देखें तो फुटबॉल बनी हुई है। तो जब वहाँ मिले तो एक अलग दुनिया है। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से पब्लिक का इंटरेक्शन किस तरह करते हैं, लेकिन जब मिला तो सही में वहाँ जाके समझ में आता है कि कितना ज़्यादा काम हो रहा है और कितना ज़्यादा कितने सेक्टर्स में काम हो रहा है। तो प्रकाश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार मुझे लग रहा है कि हम लोग इस तरह से कोई पब्लिक प्रोग्राम में आईएमडी से किसी से मुलाकात हो रही है। और द्विवेदी सर का बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि सर कल रायपुर में थे और थोड़ा सा आप बोल रहे थे यार मैं आऊँ कि नहीं, मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आपको आना है। तो सर ने फिर रात में ही फिर निकले, ट्रेन भी लेट हो गई फिर भी आए। थैंक यू वेरी मच सर। और मॉडरेट करने के लिए सुप्रमा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार सबको धन्यवाद। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी एक नेक्स्ट सेशन हमारा युवा शक्ति के ऊपर है, तो पार्टिसिपेट रिक्वेस्ट है कि आप लोग रुकिए, उसको भी एंजॉय करिए। थैंक यू।